अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको बड़ा आवाज आ रही है? ये सर, ये जरा कल जो क्वेश्चन कर रहे थे वो क्लियर हो गया? जी, वो टेस्ट वाले क्वेश्चन का इंशाल्लाह मैं आज आपसे आंसर शेयर करता हूँ। ये अटेम्प्ट कर लिए टेस्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों ने? ये राय मुताहिर साहब ने अच्छा याद करवाया। कर लिए? एक दिन लेना भी। और ये चले इस तरह के शाम तक मैं शेयर करता हूँ, 5 बजे तक। तो आप अतीक साहब जरा कोशिश करके शाम 5 बजे तक कोशिश करना। मेरा ख्याल है फिर बाकी बच्चे जिन्होंने कर लिए वो भी जरा फाइनल करना। जी अली साहब, मुश्किल तो सदी है, इसमें तो कोई शक नहीं। ये रेयर कल ये जो एंट्रीज कर रहे थे ये वाला क्वेश्चन फाइनल हो गया? इसमें तो नहीं कोई आप मसला मसला? साथ साथ वैसे कर तो लिया था हम लोगों ने। आप लोगों का क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 3 जो था आर आई। देन सर जी इस तरह करिएगा, जरा मेरी तरफ से दो छोटे छोटे काम ले लें जरा। एक ये, फिर क्वेश्चन नंबर 2 जरा एक होमवर्क रख लें। मैं इसका इंशाल्लाह आंसर भी एक शेयर करूंगा। इसमें थोड़ा सा प्रोसेस कॉस्टिंग मिक्स है। मेरा ख्याल है कि अब इस पोजीशन में कि रिवाइज हो जाएगा। बहरहाल मैं इसकी डिस्कशन इसलिए शेयर करूंगा कि वो बीच में जरा प्रोसेस कॉस्टिंग है, फिर मैं इसे कल डिस्कस कर लीजिएगा। और दूसरा एक छोटा सा काम, बजटिंग की तरफ जरा जाइएगा। बजटिंग का ये मैंने एक दो दिन पहले आपसे ये डिस्कशन एक शेयर की थी। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, जरा देखिएगा। ये तो कंप्लीट कर लिया हो ना आप लोगों ने? ये परसों की शायद बात है। तो ये इसके नीचे क्वेश्चन है। ये दो चीजें मेरी तरफ से होंगे आज। एक बजटिंग का क्वेश्चन नंबर 8 नोबल। इसके लिए इंशाल्लाह फिर शायद मुझे टाइम निकालना पड़े। बहरहाल आप टेंशन ना लीजिएगा, मुझे याद है कुछ चीजें पुरानी सर्वर और इस तरह के सवाल भी हैं। तो आप डेफिनेटली चीजें जरा साथ साथ पहले खत्म कर लें, फिर इंशाल्लाह जो चीजें रह गई उनके लिए टाइम निकालते हैं। तो नोबल और दूसरी तरफ से वो जो क्वेश्चन नंबर 2 है अकाउंटिंग एंट्रीज का, इसका जरा पेज नंबर बता देंगे मुझे नोबल वाला? बजटिंग का जरा अपनी बुक से जरा देखे काइंडली। ये पेज नंबर 171 मुझे बताया जा रहा है। ठीक है। तो एक ये काइंडली बेटा क्वेश्चन ये ट्राई कीजिएगा। ये उसी तरह वो फ्लेक्स्ड बजट सेग्रीगेशन होके एक्चुअल एक्टिविटी लेवल पे एक बजट बना होगा, बनाना है इसमें आपने ना। तो देखें कहाँ तक आपसे होता है। तो आज फिर दो चीजें आपके लिए होमवर्क है मेरी तरफ से, एक नोबल और एक नंबर 2 वो अकाउंटिंग एंट्रीज का जरूर कीजिएगा, साथ साथ चलते जाएं। एक आध दिन के बाद फिर मैं आपको थोड़ी सी जरा रूटीन की तरफ लेके चलूंगा। ठीक है। ब्रेक इवन जरा काफी पुराना हो गया सीवीपी, वो डिस्कशन बाद में नहीं हो सकी है। डिसीजन मेकिंग टाइप जो चीजें हैं ये तो अभी साथ साथ फिर आ जाएंगी नेक्स्ट वीक में। लेकिन ये ब्रेक इवन के हवाले से फिर मैं आपसे एक दो दिन जरा ठहर के आपसे तंदे क्वेश्चंस रिवीन की रिक्वेस्ट करूंगा। ठीक है। तो यकीन चीजें सभी बहुत सारी हैं, लेकिन साथ साथ पढ़ना ही सोल्यूशन है, इसके अलावा कोई हमारे पास चॉइस नहीं है। ठीक है सर, मेरा मैसेज क्लियर हो गया सबको मैं क्या चाह रहा हूँ? मीनवाइल सर जी अब इसी तरह की एक छोटी सी डिस्कशन और है बीच में। तो जरा एक टारगेट कॉस्टिंग के नाम से एक डिस्कशन ढूंढिएगा सर अपने पास। तो पेज नंबर मुझे बता दें। बहरहाल इन चीज़ों को अपनी कोशिश करनी है, जो ओवरहेड्स हो गए, काउंटिंग एंट्रीज हो गई, ये जो टारगेट कॉस्टिंग है, इस तरह की चीज़ें हम कोशिश करेंगे जरा साथ साथ रख के। बड़े बड़े सवाल इनके नहीं आते, लेकिन ये चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। तो पेज नंबर 271 बता रहे हैं मुझे, एक साहब 280 भी बता रहे हैं। टारगेट कॉस्टिंग 271 है जी, मिल गया? बहरहाल चलें ये बता दें। चलें देख लें, किसी के पास पुरानी बुक वगैरह ना हो देख लें आप लोग। जी सर जी, ये टारगेट कॉस्टिंग एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है।
छोटी सी एक बात पहले रिवाइज करके फिर मैं डिस्कशन आपसे स्टार्ट करता हूँ। देखिए, एक प्राइस, अगर आपने सेलिंग प्राइस बनानी है, बस सिर्फ 5 मिनट का एक कॉन्सेप्ट है, गौर से सुनिएगा, बाकी फिर इससे डेफिनेटली क्वेश्चंस है। अगर आपने कोई सेलिंग प्राइस डिटरमिन करनी है तो हम नॉर्मल चीज हमारे जहन में क्या आती है कि आप कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फाइंड आउट करें, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स फॉर एग्जांपल। तो प्रोडक्ट आपने बनाई है, कोई मशीन फॉर एग्जांपल आप बना रहे हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 5 लाख रुपए आई। फिर अब सेल प्राइस अगर बनानी है, क्या करेंगे आप? सिंपली प्रॉफिट ऐड करेंगे। एक ट्रेडिशनल वे इसी तरह है, प्रॉफिट ऐड किया जाएगा। लेट्स अज्यूम आपने 1 लाख रुपीज प्रॉफिट ऐड कर लिया, 6 लाख रुपया आपकी सेलिंग प्राइस बन गई। ठीक है। अब इसमें एक अनफॉर्चुनेटली चीज ऐसी है जो बार बार महसूस होता है कि फाइनल नहीं है आपके जहन में, तो सबसे पहले तो जरा उसी की डिस्कशन कर लें। अगर हम प्रॉफिट को कॉस्ट के एंगल से देखें, ठीक है, सेल प्राइस बन गई 6 लाख। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मैंने जो 1 लाख प्रॉफिट ऐड किए, ये कितने परसेंट प्रॉफिट है, तो एक मिनट मुझे बताएंगे जरा, ये कितने परसेंट प्रॉफिट है? आपका क्या ओपिनियन है? कैलकुलेटर पकड़ना जरा। ये कितने परसेंट प्रॉफिट मैंने ऐड किए? जी बिल्कुल ठीक है, उमर खालिद साहब ने, शुक्र है, एक ऐसा सवाल पूछा है मुझसे जो यकीन मानने को मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी बच्चे तो अपनी मर्जी से शुरू हो गए हैं, ठीक है, आप लोग भी जो शुरू हो गए हैं ठीक है। असल में शायद सर जी सबसे पहले एक सवाल बनता था, आप लोगों ने आंसर ठीक भेजे हैं। कुछ लोगों ने मुझे आंसर, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, सुहेल साहब ने भी कहा है, जहाब साहब ने भी, अल्हम्दुलिल्लाह अब वहां पहुंच गए जहां मैं चाह रहा हूँ। कुछ लोगों ने मुझे 16.67% आंसर भेजा है, कुछ लोगों ने 20% आंसर भेजा है। वो दोनों तरह के लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन शायद पहला सवाल वही बनता था जो मुझसे किया गया है कि बेस क्या रखनी है। यकीनन देखें, प्रॉफिट 1 लाख ही है, लेकिन इस प्रॉफिट को अगर आप कॉस्ट की बेस पे देखना चाहते हैं तो वो भी चॉइस है। अगर फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस है, आप ये देखना चाहते हैं मैंने कॉस्ट की बेस पे कितना प्रॉफिट कमाया है, आप उसकी परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं और कि मैंने अपनी सेल प्राइस की बेस पे प्रॉफिट कितना कमाया। तो प्रॉफिट तो वही लाख है। तो अगर आप लाख को कॉस्ट से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यू कैन से कि वी आर अर्निंग प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर कोई चाहे, या ऑल्टरनेटिवली आप ही देखना चाहें कि मैं सेल प्राइस की बेस पे कितने परसेंट कमा रहा हूं, तो फिर आप 6 लाख को इससे डिवाइड करके 200 कर देंगे। दोनों चीजें एक्सेप्टेबल हैं। हमारा एग्जामिनर क्या करता है, कभी कभी आपका परसेंटेज ऑन सेल बता देता है, कभी ऑन कॉस्ट बता देता है। ऑन कॉस्ट बताता है तो आप उसे कहते हैं मार्कअप है, और अगर ऑन सेल कहता है तो आप इसे मार्जिन कह देते हैं। तो ये बात तो इतनी सिंपल सी है। तो दिस 1 लाख कैन बी 20% और कैन बी 16.7%, डिपेंडिंग अपॉन कि बेस आप कॉस्ट का रख रहे हैं या सेल प्राइस पर रख रहे हैं। बेटा शाहिद को अपनी जो आपने सवाल पूछा, कहीं सोचें तो सही यार, ये क्या मजाक किया मेरे साथ? क्या ये हमेशा ऐसे ही होगा कि कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके ही सेल प्राइस बनेगी? तो इसका तो मतलब है, बताइएगा सर, फिर और क्या होगा सर, बताइएगा और तरीका बताइएगा। अगर आपने सेल प्राइस डिटरमिन करनी है, आप क्या करेंगे? ये शायद सर, नहीं, अब इस वाई का मीनिंग में क्या बेटा समझो यार। अच्छा जी, ये कॉस्ट में, ये तो मेरा ख्याल है शायद जब से हम अकाउंटेंट आप ना भी हों, तो ये शायद एक अंडरस्टूड बात है यार, कि कॉस्ट में ही प्रॉफिट जमा करके सेल बनेगी यार। ये तीसरा में फाइनली एक सही बात की है सर। एट द एंड ऑफ द डे, बहरहाल अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो ये ठीक है,
कि बाय डिफॉल्ट फिर आप मार्जिन अज्यूम कर लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स, इस तरह की कोई स्टोरी होती है। वो एक अलग इशू है, लेकिन बहरहाल अगर क्वेश्चन साइलेंट ना हो तो मार्कअप भी कैलकुलेट हो सकता है और मार्जिन भी। ये बहरहाल एक बीच में आप कह लें कि मैंने एक्स्ट्रा सी डिस्कशन कर दी है। यहाँ तक कोई मेरी बात ऐसी जिसमें कंफ्यूजन हो? शाहिद साहब आप क्लियर? शाहिद साहब, एवरीबडी एल्स, अतीक साहब आप भी ठीक है? तो एक बड़ा ट्रेडिशनल वे, आई मस्ट रिपीट अ वर्ड, हिस्टोरिकली ट्रेडिशनली एक वे क्या है सेल प्राइस निकालने का? आप किसी भी शायद पूछेंगे यार सेल प्राइस कैसे बनानी है, तो एक ट्रेडिशनल वे क्या है सबके जहन में? मेरा ख्याल यही आएगा, जो भी थोड़ी सी अकाउंटिंग की सेंस रख रहा है या कोई भी कोई बिजनेसमैन है, कि पहले मुझे पता चले मेरा खर्चा कितना है और फिर आप उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन कितना रखना चाहते हैं, सेल प्राइस बना लें। अगर आपने 100 रुपए की चीज खरीदी है, 5 रुपए प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं, तो 105 पे बेच दें। तो दिस इज अ ट्रेडिशनल वे। लेकिन बेटा आजकल की कंपेटिटिव दुनिया में ये तरीका ठीक है, यूज हो रहा है, लेकिन सम टाइम ये तरीका कुछ ज्यादा रेलिवेंट या बेनिफिशियल नहीं रहता है। मीन्स टू से, देखिए आपने 5 लाख कॉस्टिंग कर की, 1 लाख रुपए प्रॉफिट ऐड कर लिया, सेल प्राइस डिटरमिन कर ली अपनी मशीन की। नहीं, ये मशीन आपने मार्केट में बेचनी है, आप मार्केट में 6 लाख की से ऑफर कर देंगे सेल प्राइस पे। लेकिन हो सकता है 6 लाख लोगों की परचेजिंग पावर ही ना हो। जिन लोगों को आप टारगेट करना चाह रहे हैं, जिन लोगों को आप चाह रहे हैं, जिन लोगों के लिए, जिस टाइप ऑफ कस्टमर्स के लिए आप ये मशीन बना रहे थे और आप चाह रहे हैं वो खरीदें, लेट्स अज्यूम उनकी ये परचेजिंग पावर इतनी नहीं है। जो टारगेट ऑडियंस आपकी है वो 6 लाख रुपए की ये मशीन अफोर्ड ही नहीं कर सकती। अब एकदम भी आपने मासूम नहीं बन जाना। इट डजंट रियली मीन्स कि फौरन हम अपना प्रॉफिट कम करें। आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका राइट बनता है कि प्रॉफिट कम ना करें, प्रॉफिट कमाएं आप। देयरफॉर अब अगर हमें सेल प्राइस कम करनी है ताकि हम अपनी टारगेट ऑडियंस की परचेजिंग पावर के मुताबिक सेल प्राइस कर दें, तो देन बेटा हमें फिर किसी तरीके से कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो, मटेरियल किसी तरह कम हो, लेबर कॉस्ट कम आए, ओवरहेड्स कम इंकर हो। और अगर खुदा न खास्ता इन सब के बावजूद, वो पूरी कोशिश के बावजूद भी हम ना कर पाए, तो देन भी ठीक है, थोड़ा सा प्रॉफिट इसलिए कंप्रोमाइज कर लें क्योंकि आप शायद 6 लाख पे नहीं बेच पा रहे, तो लोग खरीदेंगे ही नहीं, तो प्रॉफिट तो वैसे नहीं होना। लेकिन फर्स्ट आपको क्या ट्राई करनी चाहिए कि आप अपनी कॉस्ट कम करके प्रॉफिट को सेम रख के अपनी सेल प्राइस रिड्यूस कर सकें। मींस फॉर एग्जांपल, चंद बातें वैसे जरा तमीदन सुन लीजिएगा, फिर मैं अभी लिख के बताता हूँ। 5 लाख के अंदर है घुसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इसमें मटेरियल है। अब एकदम मेरी इस बात से अनफॉर्चुनेटली शायद हमारे साथ रह रहे कि आप लोग, हम जैसे बुढ़ों के साथ रह रहे कि आप नौजवान लोग हमारे से सुन सुन के एक दो नंबरी सी जहन में आ जाती है कि खुदा ना खासा घटिया क्वालिटी का मटेरियल लगाना शुरू कर दें। ऐसी बात हरगिज नहीं है। आप क्या करें, आप नंबर वन ये सोचें कि क्या मटेरियल वेस्टेज अगर हो रही है उसे मिनिमाइज करके कम रॉ मटेरियल से अपना यूनिट कंप्लीट किया जा सकता है, क्वालिटी कंप्रोमाइज नहीं। नंबर टू, क्या रॉ मटेरियल के सप्लायर से कोई प्राइस निगोशिएट की जा सकती है कि यार देखो हमारी चीजें नहीं बिकेंगी तो हम भी नहीं आपसे रॉ मटेरियल खरीदेंगे, हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा, हम भी आपके कस्टमर खत्म हो जाएंगे, तो थोड़ी सी अगर हमें कुछ डिस्काउंट हो जाए, हमारा बिजनेस भी चलेगा और आपका भी बिजनेस चलता रहेगा, हम आपके कस्टमर आपसे चीजें खरीदते रहेंगे। ठीक है, हो सकता है इन क्वेश्चंस के आंसर्स कम यस हो जाए, नो हो जाए। बल्क परचेज, शाहिद साहब ने कहा ज्यादा क्वांटिटी इकट्ठी खरीद कर कोई डिस्काउंट की तरफ कोशिश करें। देन उसके बाद फिर लेबर के बारे में सोचें, क्या लेबर को फर्दर को ट्रेन करके कम टाइम में यूनिट्स बनाए जा सकते हैं? उससे क्या फायदा होगा? उससे ओवरहेड्स बचेंगे। नंबर टू, क्या लेबर से ये रिक्वेस्ट की जा सकती है कि वो काम के दौरान टाइम वेस्ट ना करें? हो सकता है वो आपकी ये रिक्वेस्ट मान लें और मोबाइल्स
बंद करके काम कर लिया करें, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर। बोनस दे दें, बिल्कुल ठीक है। बोनस देने से खर्चा तो यकीनन बढ़ेगा, लेकिन हो सकता है टाइम बचने से आपके ओवरहेड सेव हो जाए। ये बिल्कुल ठीक है कि एक रिस्ट्रिक्शन लगा दें। एक ये भी हो सकता है कि जो एम्प्लॉय कम टाइम में बनाएगा उसको प्रीमियम बोनस मिलेगा। एक एक बोर्ड लगाया जा सकता है कि प्लीज ड्यूरिंग द वर्क मोबाइल इज नॉट अलाउड, या मोबाइल जब आप फैक्ट्री में आ जाएं तो मोबाइल वहां जमा करा दें और वापसी पे जाते हुए ले लें, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। वट इज द पर्पस? जी बिल्कुल ठीक है, अली साहब भी कह रहे हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ज्यादा यूनिट्स बनाने की कोशिश करें। उससे क्या होगा, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम होने से, आपकी टोटल कॉस्ट पर यूनिट कम होने से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रह सकती है और आप सेलिंग प्राइस कम भी कर सकते हैं। तो मेरी थोड़ी सी बात समझ आई है आप लोगों को मैं क्या चाह रहा हूँ? अब नहीं राय मुताबिक साहब, वो तो फिर बच्चे बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब मैं जरा, लेट मी रिपीट वंस अगेन कि मैं चाह क्या रहा हूं। देखिए, एक ट्रेडिशनल वे है कि कॉस्ट कैलकुलेट करें, जी ठीक है, बैलेंसिंग एंड मॉडर्नाइजेशन, मशीनरी मॉडर्नाइज करें। अच्छी बात, आपके जहन में चीजें आ रही हैं, इंशाल्लाह हम इसको अभी फर्दर रिफाइन करते हैं। एक ट्रेडिशनल वे बेटा ये है कि हम कस्टमर्स को, नॉर्मली हम कस्टमर्स की परचेजिंग पावर जहन में नहीं रखते, अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करके प्रॉफिट ऐड करके सेल प्राइस बना देते हैं। लेकिन आजकल की इस कंपेटिटिव दुनिया में ये तरीका इतना सूटेबल नहीं है। देयरफॉर किया क्या जाता है, सबसे पहले जो चीज आप बना रहे हैं, जो चीज आप बना रहे हैं, मशीन फॉर एग्जांपल जो बना रहे हैं आप मार्केट में रिसर्च करें, रिसर्च करवाएं और ये पता कराएं कि लोग कितने पे ये खरीद लेंगे। तो जितने पे लोग खरीद लेंगे आप उतने पे बेचेंगे। तो सबसे पहले फिर आप डिसाइड करेंगे टारगेट सेल प्राइस। लेट्स अज्यूम हमारा जो टारगेट कस्टमर है वो 5,50,000 रुपया से, एक 5,50,000 रुपए से ज्यादा नहीं देने को तैयार। मार्केट में इस प्राइस से ज्यादा हम नहीं बेच सकेंगे। बात समझ आइए। देन फिर माय डियर, पहले स्टेप पे प्रॉफिट कम करने की भी बात ना करें। हमारा टारगेट प्रॉफिट ₹1,00,000 ही है। एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, सिर्फ इसलिए कि देखो मेरा कंसंट्रेशन है आपकी या नहीं। अगर मैं 5.5 लाख पे बेच सकूंगा, ₹1,00,000 मैं कमाना चाहता हूं, तो आप मुझे बता सकते हैं मेरी मैक्सिमम टारगेट कॉस्ट, मेरी कॉस्ट का टारगेट कितना होना चाहिए? जमा कर दूं, माइनस कर दूं? जजाकल्ला सर। इसका मतलब मेरी कॉस्ट किसी तरह भी, इस मशीन को बनाने का खर्चा 4,50,000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब फर्ज करें हम जो करंट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, इस वक्त जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो 5 लाख रुपए में हो रही है, एक मशीन 5 लाख रुपए में बन रही है और बननी चाहिए 450 में, बन रही है 5 लाख में इन द करंट सिचुएशन, और बनानी है 4.5 लाख में। तो क्या कोई कॉस्ट गैप, क्या कोई कॉस्ट गैप एग्जिस्ट करता है? एक वर्ड समझ आ रहेगा, कॉस्ट गैप। इस वक्त करंट एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड टारगेट कॉस्ट का डिफरेंस एक ले रहा हूं, 50,000। तो देन हमें अपने इस 50,000 रुपए को के कॉस्ट गैप को रिड्यूस करना है, आइदर बाय रिड्यूसिंग द मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट, जो जो हम कर सकते होंगे। समझ आती है बात? आप बाद में आराम से नोट कीजिएगा, थोड़ा सा लिख लीजिएगा, लेकिन मेरी बात जरा यहां तक क्लियर होगी जो मैं कहना चाह रहा हूं। अच्छा बेटा, एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि आपने जब मार्केट सर्वे करवाया तो पता ये चला कि सॉरी लोग विलिंग हैं, लोग खरीद लेंगे 7 लाख पे।
जी सदी तैयब साहब, वो इंशाल्लाह फिर डिस्कस करते हैं कि क्या क्या हो सकता है। लोग फर्ज करें पता चला मार्केट में 7 लाख पे खरीद लेंगे, आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है, टारगेट प्रॉफिट कितना है आपका? 1 लाख। एक बिजनेसमैन बनना सर आपने, 1 लाख तो आप कमाना चाहते हैं। टारगेट कॉस्ट, जी अब क्या कोई तरीका ये ढूंढे कि किसी तरह हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो 5 लाख से बढ़ के 6 लाख हो जाए, या अब हमें ये सोचना चाहिए कि अगर लोग 7 लाख पे बिलिंग है तो प्रॉफिट 2 लाख कर लें? क्या इस केस में भी कॉस्ट गैप है? क्या इस केस में भी कॉस्ट गैप है? कॉस्ट गैप कब होता है? जब टारगेट कॉस्ट कम हो। जब कॉस्ट गैप गैप कब होगा? जब टारगेट कॉस्ट कम हो, जो करंट कॉस्ट आ रही है उससे टारगेट कॉस्ट कम है। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट सर्वे से ये पता चला है तो देन फिर तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है, बल्कि फिर परेशानी वाली ये बात है कि हम 6 लाख पे क्यों बेच रहे हैं? अगर लोग 7 लाख पे भी खरीद लेंगे तो फिर तो शायद हमें अपना प्रॉफिट मार्जिन अगर बढ़ सकता है तो और बढ़ा लेना चाहिए। बात क्लियर है मेरी? कब होता है कॉस्ट गैप? व्हेन टारगेट कॉस्ट इज लेस देन द मैन्युफैक्चरिंग करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहते हैं। ठीक है जी। अब मेरा ख्याल है थोड़ा सा आप लिख लें। बाकी मिस्टर मुजफ्फर, मेरा ख्याल है कोई आपका सवाल, डेफिनेटली जिस प्राइस पे आप मार्केट में खरीद सकते हैं वही, सॉरी मार्केट में बेच सकते हैं वही सेलिंग प्राइस है। ये नोट कर लीजिएगा, मुझे रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा लिख के, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? जी सर जी, लिख लिया, प्लीज बताना यार। जी शिवा साहब, ये बड़ा मैंने जो नेक्स्ट लिखा ये तो मेरा ख्याल है वैसी लिखने वाली बात नहीं है, तो मैंने वैसे ही, चले अगर आप लिखना चाहें तो लिख। जी सर जी, डन। पहले सर फर्स्ट पेज पर जो था बीच में लॉसेस आने, लॉसेस में फिर मैं इंशाल्लाह भी डिस्कस करता हूँ, वही फिर लॉसेस आने। अब आपने फाइनल करवाने हैं यार, वही परसेंटेजेस आनी है लॉसेस की। तो जरा एक नजर सेकंड पेज पे इसकी एक शॉर्ट सी समरी वैसे ही पढ़ लें, जरा थोड़ी स्टोरी जरा सेट हो जाए। अगर टारगेट कॉस्टिंग मैकेनिज्म अप्लाई हो रहा है तो व्हाट आर द स्टेप्स, व्हाट आर द सीक्वेंसेस ऑफ स्टेप, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स यूज्ड इन डिराइविंग अ टारगेट कॉस्ट? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से बड़ा बहस है सारी। नंबर 1,
सबसे पहले तो ऑब्वियस बड़ा एक प्रोडक्ट आप डेवलप करेंगे, सोचेंगे बल्कि कहना चाहिए, दैट इज परसीव्ड टू बी नीडेड बाय कस्टमर। मसलन अगर आप कोई मोबाइल फॉर एग्जांपल है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सबसे पहले कोई आइडिया जनरेट करेंगे कि लोगों को किस तरह के मोबाइल्स पसंद हैं। तो वो जब आपने प्रोडक्ट परसीव कर ली जहन में, फिर आप सेकंड स्टेप क्या करेंगे, मेन वर्ड्स अंडरलाइन कर लीजिएगा। फिर आप ये डिटरमिन करवाएंगे कि जो मोबाइल आपके जहन में है कि लोग खरीदने को तैयार हो जाएंगे, वो आप कितने का बेच लेंगे। मार्केट बेस्ड प्राइस होगी, मार्केट सर्वेस करवाए जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, रिक्वायर्ड टारगेट प्रॉफिट पर यूनिट आप कैलकुलेट करेंगे, आइदर ऑन द बेसिस ऑफ सेल और कॉस्ट। ठीक है, फिर उसके और तरीके भी थे, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और इस तरह की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, वो अभी इंशाल्लाह क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। लेकिन सीक्वेंस क्या है, नंबर वन एक प्रोडक्ट सोची हमने, नंबर टू सेल प्राइस सेट की, मार्केट में से आइडेंटिफाई करके टारगेट सेल प्राइस बनाई, फिर उसमें से देखा हमारा प्रॉफिट कितना होना चाहिए जो हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, तभी हमारा बिजनेस सर्वाइव कर सकेगा। देन क्या करें, टारगेट कॉस्ट तक कैसे पहुंचे, सब्ट्रैक्टिंग द टारगेट प्रॉफिट फ्रॉम द टारगेट प्राइस, टारगेट सेल प्राइस में से टारगेट प्रॉफिट माइनस कर दें, स्टेप टू में से स्टेप थ्री माइनस करके टारगेट कॉस्ट निकाल लें। देन क्या करें, आइडेंटिफाई कॉस्ट गैप, फिर कॉस्ट गैप डिटरमिन करें कि आपने जो प्रोडक्ट सोची थी उसको बनाने में कितना खर्चा एक्सपेक्टेड था और कितना आना चाहिए। अगर कॉस्ट गैप है फिर वो एलिमिनेट करने की हम कोशिश करेंगे, कैसे करेंगे वो इंशाल्लाह भी डिस्कस करते हैं। कुछ चीजें आपसे मैंने डिस्कस की, मटेरियल वेस्टेज कम करें, एफिशिएंसी बढ़ा लें वगैरह वगैरह, वो भी बात अभी और करेंगे। लेकिन मेरा एक नंबर 6 ये है, अगर फॉर एग्जांपल कॉस्ट गैप आपने आइडेंटिफाई किया और आप उसे एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, तो देन हिम्मत ना हारें, फिर क्या करें, एक वर्ड लिखा हुआ निगोशिएट विद कस्टमर, असल में यहाँ शायद इसका मीनिंग है एडवर्टीजमेंट का सहारा लें और लोगों को ये एहसास दिला दें कि अगर ये वाला मोबाइल आपके पास ना हुआ तो फिर उस जिंदगी का कोई फायदा नहीं है। और आपको फिर पता है कि लोग इस बहकावे में, एडवर्टीजमेंट के बहकावों में आके ऐसी ऐसी चीजें भी खरीद लेते हैं जिन्हें खरीदने के बाद एहसास होता है कि यार इसके बगैर भी मेरी जिंदगी अच्छी भली गुजर रही थी। तो निगोशिएशन विद कस्टमर में टेक प्लेस कि अगर आप इस चीज को ना खरीद सके, ये जिंदगी में आपकी चीज ना हुई, तो उस जिंदगी का कोई फायदा नहीं है। अगर लोग फिर भी ना माने, फिर शायद आप पीछे हटें, वरना इंशाल्लाह फिर आपको कॉस्ट गैप खत्म नहीं करना पड़ेगा, फिर तो बल्कि शायद आपकी प्रॉफिटेबिलिटीज और बढ़ जाएं, क्योंकि फिर लोग प्राइस के बारे में भी नहीं सोचते। अगर जहन में ये चीज आ जाए कि ये चीज बस लेनी ही लेनी है, फिर डैडी से पैसे निकलवाने के 100 बंदा तरीके सोच लेता है, ये सोचे समझे बगैर कि मुझे जरूरत भी है या नहीं। ठीक है सर जी, वो मतलब आप डिस्क्लोज करें, एडवर्टीजमेंट करें कि आप प्राइस अगर कम कर दी तो सस्ती प्राइस पे अगर आपने चीज खरीदी, तो सस्ती प्राइस पे चीज अगर खरीद ली आपने तो नाक कट जाएगी। हम तो सस्ती बेचना चाहते हैं, आप सस्ती ना खरीदिएगा, लोगों के सामने आपकी इज्जत खत्म हो जाएगी। आप महंगी चीजें खरीदा करें और उसके प्राइस टैग भी बल्कि पीछे नजर आया करें लोगों को, ताकि मार्केट में, दुनिया में आपकी नाक बहाल रहे। ऐसे ही ना सर। तो लास्ट पॉइंट शायद सबसे डिसाइडिंग है, ब्रांड्स बना लें। बेहतरीन बात की है शहबाज ने, ब्रांड बना लें, ब्रांड नेम। जी माय डियर साहब, बात आपकी सही है कि टैग चुभता तो है, लेकिन ख्वाहिश इंसान की ये होती है कि मेरे साथ साथ ये टैग लोगों को भी चुभे। तो उनके साथ अनफॉर्चुनेटली, जी तो ये सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एडवर्टीजमेंट करवाने के लिए फिर सारी दुनिया ढूंढें, जिन जिन लोगों को देख के दुनिया अट्रैक्ट होती है, उन उन लोगों से फिर एडवर्टीजमेंट का सहारा लें, उनके हाथों में अपने मोबाइल पकड़ा दें। आपको वही मोबाइल जो शायद 200-300 रुपए का होगा, लेकिन कुछ लोगों के हाथ में आके लगता है कि ये शायद हजारों में पहुंच गए। ठीक है तयब साहब। जी तयब हसीब साहब, बिजनेस अब रिस्क तो है, एडवर्टीजमेंट के बगैर बाद भी अगर कोई ना माना तो फिर तो डेफिनेटली, लेकिन हिम्मत ना हारें, आखिरी स्टेप भी सोच लें। और सजी अतीक साहब, कॉस्ट गैप ब्रिज का मतलब है, लिमिटेड का मतलब है कॉस्ट कम हो जाएगी। मिस्टर अतीक, व्हाट्स गोइंग ऑन?
जी उमर खालिद साहब, बस अनफॉर्चुनेटली यही जिंदगी से जी। नहीं बहरहाल इस पेज में बाकी बातें अपनी जगह है, मैंने थोड़ा सा कोशिश किया कि बीच में पूरा एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट डाल दूं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बात समझ आ गई सबको। बस अब हम क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं मेरी किसी बात से? चलें बिस्मिल्लाह पढ़ें। आए एक छोटे से क्वेश्चन से सहारा लेके बात आगे बढ़ें। एग्जाम्पल नंबर 1। अब इसमें मिस्टेक्स बेटा सिर्फ वही होनी है जो होनी नहीं चाहिए। नंबर 1, कंपनी हैज डिजाइंड अ न्यू प्रोडक्ट NP8 सॉरी। इसकी रिक्वायरमेंट देखो। एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, टारगेट कॉस्ट कैसे आती है? टारगेट कॉस्ट एक छोटा फॉर्मूला जेन में रखना है, टारगेट सेलिंग प्राइस माइनस टारगेट प्रॉफिट इज इक्वल टू टारगेट कॉस्ट। एंड साइज ऑफ कॉस्ट गैप का साइज कैसे पता चलेगा? एक्सपेक्टेड कॉस्ट और टारगेट कॉस्ट का हम डिफरेंस ले लेंगे। एक्सपेक्टेड कॉस्ट है क्या और होनी क्या चाहिए? अगर डिफरेंस है मींस टारगेट कॉस्ट ज्यादा है, सॉरी टारगेट कॉस्ट कम है, सॉरी टारगेट कॉस्ट कम है, तो फिर कॉस्ट गैप है। इट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड कॉस्ट एंड टारगेट कॉस्ट। एंड बी जो आया था नंबर 2, टारगेट कॉस्ट कैसे आती है? लिख लें जरा, टारगेट सेल प्राइस माइनस टारगेट प्रॉफिट इज इक्वल टू टारगेट कॉस्ट। कंफ्यूजन नहीं मेरे वर्ड से? बहरहाल मेरे साथ साथ रहना है, बहुत सी पुरानी चीजें बीच में मिक्स अप हो जानी है नेक्स्ट डेज में, तो वो भी इंशाल्लाह फाइनल हो जाएंगी और ये नई चीज बीच में आ रही है। कंपनी हैज डिजाइंड अ न्यू प्रोडक्ट NP8, इट करंटली एस्टिमेट्स दैट इन द करंट मार्केट द प्रोडक्ट कुड बी सोल्ड फॉर ₹70 per unit. A gross profit margin of at least 30% of the selling price would be required to cover the admin and marketing expenses and to make a reasonable level of profit. 70 क्या है? टारगेट सेल प्राइस। 30% क्या है? टारगेट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। टारगेट कॉस्ट बताएं, ये करंट एक्चुअल कॉस्ट, करंट एक्सपेक्टेडली एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है मुजफ्फर साहब? 70 मिस्टेक कोई ना हो सर, वो मिस्टेक नहीं जो हो सकती है, डिवाइड बाय 100 इन टू 70, कॉस्ट निकाल रहा हूं, लिखे वर्किंग 70 70 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 70, डन डन सर। व्हाट इज दिस? नॉट 49 टारगेट कॉस्ट। A cost estimation study has produced the following estimate of the product cost for NPA98. Direct material M1 9 per unit. Direct material M2, each unit of the product will require 3 meters, but there will be a loss of 10% of the material used. सर जी अब ये वर्ड्स बहुत दफा आगे हुए हैं। क्या मटेरियल यूज्ड उतना नहीं होगा जितना मटेरियल रिक्वायर्ड है? होगा। आप मटेरियल उतना ही यूज करेंगे जितना चाहिए, आप इस्तेमाल उतना ही करेंगे, यूज मीन इस्तेमाल उतना ही करेंगे जितना रिक्वायर मीन्स चाहिए। लेकिन क्या अगर लॉस होगा तो आप यूज ज्यादा करेंगे हालांकि रिक्वायर्ड कम होगा? सोच के प्लीज, क्या यूज्ड विल बी मोर या रिक्वायर्ड विल बी मोर? सोचें सोचें सोचें, नहीं नहीं मुझे मोर बताएं क्या होगा, यूज्ड या रिक्वायर्ड अगर लॉस है तो? और जाने दें बेटा प्लीज, रिक्वायर्ड वाले प्लीज सोचें कुछ क्या हो गया है। फैसल फिर गलत तरफ चले गए हो यार। और बेटा माविया प्लीज खुदा भी सोचें तो सही।
अगर लॉस है 3 मीटर रिक्वायर्ड है और लॉस है, तो क्या यूज 2 मीटर करेंगे यार? मिस्टर माबिया, रिक्वायर्ड ज्यादा होगा, क्या हो गया? हमें ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा यार, हमें इस्तेमाल ज्यादा करना पड़ेगा, हालांकि रिक्वायर्ड कम है। अब देखें 3 मीटर है, चलिए 3 मीटर को बेस बनाए, फाइनल करें। क्या 3 मीटर से ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा? बाकी तो बातें छोड़ दें, क्योंकि फैसल तो गलत तरफ चला गया। क्या 3 मीटर से ज्यादा? यस, नो तो नहीं ना कोई? 3 मीटर से ज्यादा करना पड़ेगा ना, 3 मीटर रिक्वायर्ड है। चले सर, इसकी फिर बहस मुझे करनी पड़नी, मुझे लगता है आपके आंसर से। मटेरियल M2 फिर कॉस्ट दी हुई 1.8 मीटर्स, तो हर यूनिट को कितना मीटर चाहिए? 3 मीटर। लेकिन देर विल बी अ लॉस इन प्रोडक्शन ऑफ 10%, लेकिन किसका? रिक्वायर्ड का 10% जाया नहीं होना, यूज्ड का 10% जाया होना है। ये शायद फिर वही गेम बन जानी है, लेकिन अब फिर मुझे लग रहा है कि फंसेंगे, बल्कि मुझे भी शायद फंसाएंगे। डायरेक्ट लेबर, फिर गेम आ रही है। ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट NP98 विल रिक्वायर 0.5 आवर्स ऑफ डायरेक्ट लेबर टाइम, आधा घंटा। However, it is expected that there will be an unavoidable idle time equal to what? 5% of what? Labor time paid for। आधा घंटा रिक्वायर्ड है। एक चीज इनसे निकाल दीजिएगा, ये आइडल टाइम अगर इंप्लॉइज की गलती की वजह से होगा तो हम हरगिज पैसे नहीं देंगे। आइडल टाइम थोड़ा रिवाइज कीजिएगा, आइडल टाइम जहन में। आइडल टाइम अगर हमारी गलती की वजह से होगा तो सोच के क्या हम पैसे ज्यादा टाइम के दे रहे होंगे? सोच के सोच के सोच के। क्या हमें अगर आधा घंटा रिक्वायर्ड है और अनअवॉइडेबल टाइम ओवर टाइम, अनअवॉइडेबल आइडल टाइम है, तो क्या टोटल लेबर टाइम पेड फॉर में पेमेंट करते हुए हाफ आवर से ज्यादा पेमेंट हो रही होगी? मुझे सिर्फ ये बता दें, यस नो में। आगे बढ़े। It is expected that production overheads will be absorbed into the product at the rate of 60 per direct labor hour for each active hour work। अच्छा, ये बड़ा एक अंडरस्टूड सी बात है, थोड़ा सा अगर वेरिएंस डिवाइस करिएगा, मेरा ख्याल है आपके शायद ज़हन में आ जाए, अल्लाह करे। ये जो वेरिएंस एनालिसिस होता है, इसमें लेबर के अगर फॉर्मूले को नाम सिर्फ याद आ जाए, रेट वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस। अगर आइडल टाइम हो तो लेबर में तो बेटा आइडल टाइम होता है, लेकिन गौर से सोच लें, अगर आइडल टाइम हो भी तो वी ऑलवेज अज्यूम कि ओवरहेड्स जो हैं वो आइडल टाइम में नहीं है। आइडल टाइम कोई वेरिएंस ओवरहेड्स में नहीं होता है। आता ज़हन में? अगर ब्रेकअप्स वगैरह मैं आपके सामने लाऊं, एक्सपेंडिचर, एफिशिएंसी, कभी आपने कॉन्सेप्ट सुने कि ओवरहेड्स में आइडल टाइम है? तो ये एक नॉर्मल अजम्पशन है, नॉर्मल अजम्पशन है कि जिस टाइम में काम नहीं हो रहा, ये लिखा तो हुआ यहाँ, ये नीचे लेकिन ब्रैकेट में आपके लिए जरा याद दहानी के लिए लिखा हुआ मैंने। ओवरहेड्स जो होते हैं वो आइडल आवर्स में भी अज्यूम के नहीं है। मींस अगर आइडल टाइम है तो हमने लाइट बंद कर दी वगैरह, आइडल टाइम सिर्फ लेबर में कैलकुलेट होता है। मतलब ये इट इज ऑलवेज अज्यूम कि देखिए ना, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है पता है इनमें? एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स, स्टैंडर्ड आवर्स वर्क माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क, ऑलवेज एक्चुअल आवर्स वर्क। और अगर फिक्स ओवरहेड्स में भी हम एक्चुअल आवर्स वर्क की बात करते हैं, एक्चुअल आवर्स पेड नहीं है। बहरहाल आई आई होप कि थोड़ा सा कुछ ज़हन में है मैं जो बातें कर रहा हूँ। बहरहाल और कुछ भी अगर ज़हन में नहीं है तो कम से कम ये नोट ज़हन में रख, दोबारा पढ़ लें। बल्कि मैं अगर ढूंढ लूं कहीं आपको शायद याद दहानी के लिए, अल्लाह अल्लाह ताला मदद करें। वेरिएंस एनालिसिस में मैं आपके सामने स्क्रीन पे ले आता हूँ
क्योंकि वॉल्यूम 1 है और मे बी वॉल्यूम 1 आपकी रीच में पता नहीं इस वक्त है या नहीं। आइडल टाइम का यकीनन कॉन्सेप्ट है लेबर में, लेकिन इट इज ऑलवेज अज्यूम्ड कि जो ओवरहेड हैं वो आइडल आवर्स में नहीं कर हुए। छोटा सा पैराग्राफ अगर आपके सामने मैं ला सकूं। ये सर बीच में ये जो पैराग्राफ था, मे भी बीच में को फिगर्स आ रही हूँ, एक नजर आप पढ़ के जरा अगर रिवाइज हो जाए। ये पेज नंबर 87 अगर तैयब को मिल गया है तो वो बेटा अगर टारगेट कॉस्टिंग वाले इस पेज के साथ लिख लें, पेज 87। ठीक है सर, कोई इसमें याद दहानी वाली शायद बात है। मतलब इसका मतलब ये होगा मेरी एक फाइनल फिर इस बात का एक आंसर, ताकि मुझे जरा आइडिया हो जाए कि बात समझ आ गई है ये नहीं। ये जो इस करंट सिचुएशन में हम यकीनन लेबर कॉस्ट के एंगल से तो फिर वर्किंग करेंगे, लेकिन क्या ओवरहेड्स के एंगल से हाफ आवर के एंगल से ही बहस करेंगे? हाफ आवर, आधा घंटा। तो वो आधा घंटा ही है विल रिक्वायर, जो एक्चुअल आवर्स वर्कड हैं उसी में हम करेंगे। मतलब आधा घंटा रिक्वायर्ड है और जिस टाइम जो टाइम रिक्वायर्ड है उसी के अंदर जो ओवरहेड्स हैं मेरा ख्याल है वही करेंगे, कंसिडर करेंगे। ठीक है मिस्टर रहमत है, मैं ओवरहेड्स की बात कर रहा हूँ, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स। डन सर, आप बेटा आइएगा काइंडली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हम मेरा ख्याल है खत्म करने की पोजीशन में है इसे। हेडिंग लिखें, एक्सपेक्टेड कॉस्ट। एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ एनपी 98 रिक्वायरमेंट है M1, डायरेक्ट मटेरियल M1 9 पर यूनिट एक बड़ा डाटा दिया हो, और जनरली ये पर यूनिट ही वर्किंग होती है। पर यूनिट अगर कॉस्ट गैप आ जाए तो फिर आप उसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ यूनिट्स की बेस पर टोटल कॉस्ट गैप कितना है। डन सर। M1, M2 सर। M2 में बेटा फिर वही मसला है, लेट्स ट्राई वंस अगेन। एक बॉक्स में बना रहा हूँ बड़ी इस उम्मीद पे कि आपको शायद कुछ याद आ जाए। मुझे सबसे पहले आपने ये बताना है लॉस है, मैं 3 मीटर एज एन इनपुट के तौर पे लिखूं या आउटपुट के तौर पे, आई या ओ? आउटपुट ये है नहीं, रिक्वायर्ड वर्ड थोड़े से डिफरेंट यकीनन है, ये प्रोडक्शन नहीं है, लेकिन क्या 3 मीटर्स इन होने हैं या आउट होने हैं? पहले तो ये फाइनल करने अब ये बात। तो मुजम्मिल यार फिर वही इशू है यार, फैसल ना करें यार। सर जी 3 मीटर्स रिक्वायर्ड है, फैसल प्लीज यार, मुजम्मिल प्लीज यार फाइनल करो यार। 3 मीटर रिक्वायर्ड है, बचना है, बचाना है ये। क्या 3 मीटर बचना चाहिए ज्यादा लगा के? ये फैसल फैसल 3 डन है। ये फैसल के अलावा रहने से बाकी मेरा ख्याल क्लियर है। छोड़ दे राहिम ताहिर। देन माय डियर जरा आप सेंटेंस पढ़ें, उसने जो लॉस की परसेंटेज दी है माय डियर, ना इस तरह ना कीजिएगा, इस तरह नहीं करना। उसने जो लॉस की परसेंटेज दी है सर जी, एग्जामिनर की चॉइस है।
वो सेल को भी बेस रख सकता है, वो कॉस्ट को भी बेस रख सकता है, वो सबको बेस रख सकता है, जो उसका दिल करे। पढ़े सेंटेंस, 10% ऑफ व्हाट, किसको बेस रखा उसने? क्या रिक्वायर्ड को बेस रखा या यूज्ड को बेस रखा? नहीं ना, नहीं, ये वर्ड अभी रहने दें, अभी ये वर्ड रहने दें। उसने यूज्ड को बेस रखा, मेक इट सिंपल। 10% ऑफ द मटेरियल यूज्ड, तो 10% मीन 10/100, 10/100। तो क्या उसने रिक्वायर्ड को 100 कहा है? क्या 3 के नीचे 100 लिखो? नहीं, वो चाहिए, एक मिनट छोड़े। क्या यहां 100 लिखो, मुझे इसका आंसर दें। क्या ये 100 रखा उसने? क्या ये रिक्वायर्ड उसने कहा 10% ऑफ द रिक्वायर्ड? ये तो नहीं रखा उसने। तो क्या उसने यूज्ड को 100 रखा? और क्या हमें यूज्ड को 100 रखना है अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स? 10% ऑफ द यूज्ड, तो सिंपली बेटा ये 90 है। क्यों? क्योंकि 10 लॉस है। डायग्राम फाइनल करें, एक दफा फिर सोच लें, तसल्ली से देख लें। डन सर? ओके, ओके सर, डन। तो बेटा सिंपल वर्किंग ही है। आंसर बता दें, नहीं फाइनल आंसर बता दें। 1.8 मीटर से दिया हुआ, बाकी तो इश्यू नहीं है। यही डिसाइड करना है कि क्या चीज क्या है। सही सा आंसर है। आंसर का तो इश्यू नहीं मेरा ख्याल है। होपफुली अब आंसर इश्यूज नहीं हमारे। जी डन सर। खास आप जाने दें यार, कैलकुलेटर पे करने सीधा 6 आता है यार। डन। डायरेक्ट लेबर, इसकी भी सर एक प्लीज डायग्राम बनाए खुद से यार। लेट्स ट्राई बेटा, ये यकीनन बातें खत्म होनी चाहिए। वो दोबारा सोच के, फिर सोच के तसल्ली से 0.5 कहां लिखेंगे? इनपुट आवर्स के एंगल से या आउटपुट आवर्स के एंगल से? क्या 0.5 चाहिए, बचाना है? 0.5 मेरा ख्याल फिर यहां है, रिक्वायर्ड है, वंस अगेन रिक्वायर्ड है। ठीक है, रिक्वायर्ड है। लेकिन अब जरा फिर पढ़े, 5% ऑफ द लॉस किसकी बेस पे है? टोटल टाइम रिक्वायर्ड नहीं। देखिए वो लिख देता, फर्ज करें वो लिख दे 5% ऑफ टोटल लेबर टाइम रिक्वायर्ड। मुझे कोई इतराज नहीं है अगर रिक्वायर्ड लिखा हो, कि मैं यहां 100 लिखूंगा, सुने पूरी बात, 5 यहां लिखूंगा, और सोच के बताएं यहां क्या लिखूंगा। मैं चेंज कर रहा हूं, रिक्वायर्ड कर रहा हूं, पेड, पेड की जगह। बताइए यहां क्या लिखूंगा, यहां इसके नीचे, इसके नीचे क्या लिखूंगा? बेटा वो मैथ जाने दे, 95 कैसे लिखूंगा यार? 5 जाया होना टाइम, जाया होना है, जाया होना है। अल्लाह करे फिर तो 10 जाया हुआ करे, फिर 90 हो जाएगा, अल्लाह करे 100 ही जाया हो जाया करे, फिर 0 हो जाएगा। उमैर बस करी यार, माय डियर उमैर, मिस्टर उमैर खालिद, 105। लेकिन रिक्वायर्ड तो नहीं लिखा हुआ, 5% ऑफ द लेबर टाइम रिक्वायर्ड तो नहीं लिखा हुआ। हम अपनी मर्जी से तो नहीं काट सकते कि उसने लिखा सेल, हम लिख लें कॉस्ट। ये हम तो नहीं कर सकते। बताएं, क्या पेड टाइम विल बी मोर? क्या पेड टाइम इंजेक्ट करना पड़ेगा ताकि 5% लॉस हो के रिक्वायर्ड टाइम बच जाए? पेड टाइम इंजेक्ट करना पड़ेगा अपने प्रोसेस में। वंस अगेन बेटा ये 100 बनता है, 95 बनता है, 5 बनता है। अच्छा एक छोटे सा वैसे ही आपसे क्वेश्चन है, क्योंकि मैं चाह रहा हूं इसी लम्हे अगर हम रिवाइज कर लें एक बात। क्या हमेशा हमने इनपुट को 100 का है? क्या हमेशा इनपुट 100 होती है? ऐसी बात हरगिज नहीं है माय डियर। हमेशा अल्लाह का शुक्र हमने सेंटेंस पढ़ा,
मैं दो क्वेश्चंस की तरफ लेके जा रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द बेस। मैं दो क्वेश्चंस इमीडिएटली याद करवाना चाहता हूँ, आपके लिए बेस्ट ये रहेगा, मेरा ख्याल इस वक्त शायद आप खोलने की बजाय अगर सिर्फ मेरे सामने देख लें और अगर क्वेश्चन नंबर नोट कर लें, वो सबसे बेस्ट है। ब्रेक इवन एनालिसिस में एक क्वेश्चन था आइडियल केमिकल्स, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें वर्ड्स पढ़े जरा, या अल्लाह नजर आ जाए। Estimated loss is 2% of the byproduct output। 100 बताएं, जल्दी जल्दी, 100 बताएं, 100 बताएं, 100 बताएं, 100 बताएं, 100 100 100। Estimated loss of 2% of the byproduct output, output becomes 100, 2 loss, and input becomes 102। डन। जरूर एक नजर रिवाइज होना चाहिए, ये मैंने इसका एक लेक्चर पूरा आपके साथ शेयर भी किया हुआ है, आपके पास में भी आपने सॉल्व किया होगा, ये क्वेश्चन किया हुआ है बल्कि कहना चाहिए मुझे। देन माय डियर, एक हमारा बहुत मरूफ मशहूर मारूफ सवाल एक हो गया था डेजी वेरिएंस का, वही खुल गया, अल्लाह का शुक्र सीधा ही खुल गया। ये पढ़े सेकंड लाइन, actual process losses were 6% of the output। what is 100 output, what is loss 6, what is input 106 नजर आ रहा है। डन सर, डन सर। डेजी, इसका नाम डेजी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइनल है सर, वापस आ जाए, अकॉर्डिंग टू स्टोरी इट इज फाइनल। जी डियर, सॉल्व किया जा सकता है इसको, माय आंसर अगर बता दोगे। इट इज 10 सर, अल्हम्दुलिल्लाह। जी डियर, आगे बढ़े। ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स कैसे, 0.5 नो आइडल टाइम इन इट, ये सिंपल है, इंटू 60 में रखा 30, आधे घंटे ओवरहेड्स हैं टोटल। ठीक है, आप आर्स बेटा बता रहे हैं, मेरा ख्याल सोहेल बिल्कुल ठीक है। अरसलान साहब, मेरा ख्याल आपने आर्स जरा राउंड ऑफ कर ली है, मैं जरा कैलकुलेटर पे सॉल्व कर रहा हूँ। कैलकुलेटर पे पूरा अगर सॉल्व किया जाए, 0.5 डिवाइड बाय 95 इंटू 100, ऑब्वियसली मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई आपके साथ इख्तलाफ नहीं है राउंडिंग ऑफ की वजह से, होपफुली आपको भी मेरे पे कोई इख्तलाफ नहीं होगा राउंडिंग ऑफ की वजह से। ये है टोटल, बट टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट आ जाएगी 55। ये भी रिक्वायरमेंट, टारगेट कॉस्ट लिख के, टारगेट सेल प्राइस, फर्स्ट पैराग्राफ 70, बात साहब अल्लाह करे पेपर आपका पास हो जाए, फिर हम ये अज्यूम करेंगे कि आपको राउंडिंग आती है। ये बार बार हम दोनों के दरमियान रहनी चाहिए कि खुदा ना खासा आई कैप तक ये बात ना पहुंच जाए, क्योंकि पेपर रख ही ना ले इसका कुछ राइटिंग स्किल के, जिस तरह इसने पेपर रख लिया उस तरह खुदा ना खासा कोई एक नया पेपर ही ना ऐड हुआ राउंडिंग ऑफ। आपको पता है फिर आई कैप का हर पेपर ही एक चैलेंज बन जाता है। जी डियर, टारगेट प्रॉफिट 70 डिवाइडेड बाय, ऑब्वियसली डायरेक्टली टारगेट कॉस्ट निकाली जा सकती है, जस्ट टू रिमाइंड यू, इनटू 30 करेंगे तो टारगेट प्रॉफिट 21, और फाइनली 49, जस्ट टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू टारगेट कॉस्ट। सोच के फाइनल करें, सोच के फाइनल करें, क्या कॉस्ट गैप मौजूद है? सुमेर खालिद, यस प्लीज है। टारगेट कॉस्ट इज 49, एक्सपेक्टेड कॉस्ट 55, एक्सपेक्टेड कॉस्ट माइनस टारगेट कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट गैप, है सर।
हमारा खर्चा मिनिमाइज होना चाहिए। हमें अपने खर्चे को जो इस वक्त एक्सपेक्टेड है कि 55 होगा, उसे कम करके 49 तक लाना है। ओके एवरीबॉडी इज क्लियर? देन सर जी थोड़ा सा थ्योरेटिकली एंगल से सब पढ़ लीजिएगा। एक उसका कोई बी पाइप समथिंग बन सम टाइम बन सकता है कुछ चंद नंबरों का, कि स्टेप्स टू एलिमिनेट द कॉस्ट गैप। पेन हाथ में रख लें, छोटी सी चंद एक गुजारिशात मेरी तरफ सुन लें। अब इसका बड़ा मतलब ये है स्टेप्स टू एलिमिनेट द कॉस्ट गैप, कि एक मैन्युफैक्चरर जो है अगर कॉस्ट गैप आइडेंटिफाई कर ले तो फिर वो क्या करे, वो कैसे सोचे, हाउ टू थिंक अबाउट इट। एंड हाउ टू थिंक अबाउट इट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अपने अपने जहन में रखें और उसके कंपोनेंट जहन में रखें, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, और फिर किन स्टेप्स में सोचा जा सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। देखें हो सकता है प्रैक्टिकली स्पीकिंग कोई स्टेप इसमें रेलिवेंट हो कोई ना हो, लेकिन क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कॉस्ट गैप को ब्रिज करने के लिए, वो हम जरा पढ़ने लगे हैं क्वेश्चन फॉर्म में। Questions that manufacturer may ask from himself in order to close this cost gap. Close the cost gap means इस गैप को खत्म करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल 55 रुपए एक यूनिट को बनाने कॉस्ट आ रही है, किसी तरह हम चाहते हैं कि क्वालिटी कंप्रोमाइज हमने नहीं करनी। ये अल्लाह का शुक्र हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमने कोई दो नंबरी नहीं करनी, हमारा दो नंबरी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। हम अपनी एफिशिएंसी को इंशाल्लाह बढ़ाएंगे, इन एफिशिएंसीज खत्म करेंगे। हम किसी दो नंबरी से तो इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो ये तो जहन से बिल्कुल निकाल दें। ये मेरे साथ रह रहे कि थोड़ी सी आपके जहन में दो नंबरी आ गई है, तो यकीनन आप लोग एक साफ सुथरे जहन वाले लोग हैं। कोई दो नंबरी किताब में नहीं है। मैं जितनी मर्जी करना चाहूं, आपको मेरी बात समझ भी नहीं है, बल्कि मुझे लगा है कि किसी को दो नंबरी का मता होना। मैं इतनी देर से एक बार बोली जा रहा हूं, मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग इस वर्ड से यूज टू हैं। ये मेरी assumption बिल्कुल ठीक है जी। नंबर वन, ये बिल्कुल ठीक है, जजाकल्ला, कोई ऐसी बात नहीं है ऐसे। तो अल्लाह करे मैं भी आपके साथ रह के, अल्लाह करे मुझे भी थोड़ा सा चेंज आ जाए। जी डियर, नंबर वन, पहला सवाल मटेरियल के अंदर चले जाए जरा, मटेरियल के बारे में सोचें। कैन एनी मटेरियल बी एलिमिनेटेड? फॉर एग्जाम्पल कट डाउन ऑन पैकिंग मटेरियल। देखिए जो चीज आप बेच रहे हैं वो समटाइम्स पैकिंग में होती है। लेट्स अज्यूम जिस तरह ये मोबाइल्स हैं, मोबाइल्स की एग्जांपल के अलावा मेरा ख्याल आपके लिए मुश्किल एग्जांपल, मोबाइल फॉर एग्जांपल, मोबाइल एक डब्बे में पैक होता है, यकीनन उसकी पैकिंग में कॉस्ट होती है। तो सबसे पहले ये सोच लें कि मोबाइल वैसा का वैसे रखें, बेहतरीन क्वालिटी का, लेकिन ये सोच लें कि क्या फॉर एग्जांपल अगर लोगों को डब्बे में ना दिया जाए बल्कि कोई शॉपिंग बैग सॉर्ट ऑफ चढ़ा के दे दिया जाए, तो क्या लोग विलिंगली ले लेंगे? आंसर मे बी नो। हो सकता है वो डब्बे की वजह से अट्रैक्ट होते हो। जी जी हो सकता है सर। जी ठीक है, अगर तो ये आपकी बात ठीक है कि जी पैकिंग, हाँ ठीक है, अगर तो ये बात आपकी ठीक है कि नहीं यार लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे, फिर इसका मतलब यू कैन नॉट कट डाउन द पैकिंग मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैंने अब जरा एक एक्सट्रीम एग्जांपल दे दी है शॉपिंग बैग की। फॉर एग्जांपल जिस क्वालिटी का पैकिंग मटेरियल है, क्या उस क्वालिटी को कंप्रोमाइज करके पैकिंग मटेरियल की, मोबाइल की नहीं, प्रोडक्ट की नहीं, तो क्या ये हो सकता है कि हम अपनी जो पैकिंग कॉस्ट है उसे थोड़ा सा कम क्वालिटी की पैकिंग यूज करके अट्रैक्टिव बना लें, लेकिन जरा क्वालिटी कम हो जाए तो शायद खर्चा बच सकता है? आंसर मे बी यस मे बी नो, मे बी यस मे बी नो, जरूरी नहीं है, लेकिन आंसर कैन बी यस। तो पहली चीज क्या सोचें कि जो पैकिंग है उसको अगर मिनिमाइज कर दिया जाए खर्चे को, तो शायद प्रोडक्ट की क्वालिटी वैसी की वैसी है, कॉस्ट मिनिमम हो जाएगी, आप सेल प्राइस भी कम कर देंगे, लोगों ने तो वैसे भी क्या करना है, डब्बा फाड़ देना है और मोबाइल निकाल के इस्तेमाल कर लेना है। तो अगर लोगों के लिए डब्बा रेलिवेंट नहीं है तो शायद उसकी कॉस्ट बचाने का ना आपको नुकसान है और ना ही अल्टीमेटली कस्टमर को है। जी ठीक है अली, बिल्कुल ठीक है। माली साहब ने सजेशन दी है कि जो फोन के साथ चीजें होती हैं, मसलन फॉर एग्जांपल ईयरफोन्स होते हैं, चार्जर वगैरह होता है, तो क्या
तो क्या 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 उनको कम करके अपनी अल्टीमेटली प्रोडक्ट की कॉस्ट रिड्यूस की जा सकती है। लेकिन खुदा ना खास्ता लोग कहीं आपके मोबाइल की वजह से लेते ही नहीं, मोबाइल तो आपका इसलिए ले लेते हैं क्योंकि आपका चार्जर बड़ा अच्छा होता है, तो कहीं ये ना हो कि बाद में आपका मोबाइल भी कोई ना ले। तो ये सारे फैक्टर्स बहरहाल आप सोचेंगे, ठीक है। आंसर मे बी नॉट। अब आप जब ये बातें मेरी चंद एक सुनेंगे ना, तो आपको महसूस हो जाएगा कि आजकल दुनिया में हो ही टारगेट कॉस्टिंग रही है। ये जो आप अगर 70 का जेन में लाए ना, ये जो बाइक 70 है, अगर आप आज से 15 को साल पहले वाली कोई 70 बाइक देखें और आज की कोई 70 बाइक खरीदें, तो इसमें बेटा देखने में तो आज वाली बड़ी चमकदार होती है, लेकिन वो जो पुरानी है वो बड़ी मजबूत होती थी। तो उन्होंने तो खैर क्वालिटी कंप्रोमाइज कर दी है, लेकिन आजकल की अगर खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो तो ये तो बचती नहीं है। पुरानी भी उतनी, लेकिन पुरानी उस तरह तबाह नहीं होती थी जिस तरह आजकल तबाह हो जाती है, मींस उनको बिल्कुल टूट ही जाती हैं। इसी तरह जो बड़ी बड़ी गाड़ियां आपको चमकदार नजर आती हैं, अगर आप इन गाड़ियों का कंपैरिजन मवाजना करें 80s की या 70s की गाड़ी से, तो जिस तरह वो हार्ड गाड़ियां होती थी या स्ट्रांग होती थी, आप उनके ऊपर हाथ रखें तो सवाल ही पैदा नहीं होता कोई आवाज आ जाए। लेकिन आज की जितनी मर्जी अच्छी गाड़ी हो, तो आपका वेट चाहे जितना मर्जी कम हो, आप उसके ऊपर हाथ उठ रखें तो उसमें से आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। बात समझ आ रही मेरी? तो अब ये क्या हुआ बीच में, उन्होंने जो मटेरियल की क्वालिटी है वो मिनिमाइज की हुई है। उन्हें पता है लोगों को सिर्फ चमकदार चीज चाहिए, बस चमक आ रही है उसमें, चमक, एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज, आपने सुना होगा बचपन में। लेकिन हमें चमकदार चीजें अट्रैक्ट करती हैं, तो उन्होंने बस चमकदार चीजें रखनी है और बाकी उन्होंने कम क्वालिटीज कंप्रोमाइज कर दी है। उससे क्या हुआ, उन्होंने अपनी कॉस्ट मिनिमम करके प्रॉफिट भी बढ़ा लिए हैं कि जी बड़ी चमकदार गाड़ी है। अगर आपके सामने कोई 80s की गाड़ी खड़ी कर दी जाए और आपके सामने कोई नए मॉडल की आज की गाड़ी खड़ी कर दी जाए, आप कभी भी अट्रैक्ट नहीं होंगे 80s की गाड़ी से। हालांकि शायद वो क्वालिटी वाइज और मे बी उसमें जो मटेरियल लगा हुआ है वो बड़ा जमीन और आसमान का फर्क होगा। तो आजकल तो सब दुनिया इसी चक्कर में पड़ी हुई है। लेकिन वंस अगेन आई मस्ट स्ट्रेस, हमने क्वालिटी कंप्रोमाइज नहीं करनी। डन। जी असीफ साहब, बात आपकी ठीक है, लेकिन हमें शायद ये सवाल इस तरह नहीं बनता कि लोगों को रब का खौफ नहीं रहा। सवाल ये बनता है कि क्या हमें रब का खौफ है, और अगर है तो अल्हम्दुलिल्लाह, और लोगों के लिए दुआ करेंगे, इंशाल्लाह उन्हें भी हो जाएगा। ठीक है सर? ठीक है मिस्टर असीफ। लोगों को अगर भूल गया है तो इंशाल्लाह आप मुझे उम्मीद है कि आप अपने करेक्टर से लोगों को याद करा देंगे कि रब है। चले असीफ, ठीक है, आपकी मर्जी है। जी माय डियर, तो पहला सवाल, एक मैन्युफैक्चरर सबसे पहला काम क्या सोच सकता है कि क्या पैकिंग मटेरियल की कॉस्ट सेव की जा सकती है? हो सकता है आंसर मे बी यस, मे बी नो। आप मेरी बात समझ आना शुरू होगी प्लीज। चलें आगे, नंबर 2। देन वो कहते हैं कैन अ चीपर मटेरियल बी सब्सटीट्यूटेड। सस्ता, शायद यहां चीपर का मतलब लो क्वालिटी वाला नहीं, क्योंकि वो कहता है विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी, सस्ता, सस्ता मटेरियल। मसलन फॉर एग्जांपल, आप पाकिस्तान से बाहर से मंगवा रहे हैं, लोकल मैन्युफैक्चरर ढूंढे, अगर उसका अच्छा है तो शायद सस्ता मिल जाए। सस्ता मटेरियल बी सब्सटीट्यूटेड, हो सकता है इसका आंसर हो जाए हाँ जी, सप्लायर चेंज कर लें। कम प्राइस वाला, कम क्वालिटी वाला नहीं। हो सकता है आपको महसूस हो कि नहीं यार, जिस क्वालिटी की चीज हम बना रहे हैं उसके लिए हमें ये महंगा ही मटेरियल लेना पड़ेगा, देयरफॉर इस क्वेश्चन का आंसर नो हो जाएगा और आप फिर कोई और तरीका ढूंढेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन अपने जहन में पूछा जा सकता है। डन। जी नंबर सेकंड लास्ट है, एक नजर मेरे साथ पढ़े जरा, पहले जरा मटेरियल जरा फाइनल करने। कुड कॉस्ट सेविंग बी मेड बाय निगोशिएटिंग विद सप्लायर। बल्क डिस्काउंट की भी बात हो रही थी कहीं। फिर ये सोच लें कि क्या सप्लायर के पास जाके कोई आंसू थोड़े से आंखों में रख के ये डिस्कशन हो सकती है कि यार देखें हमारी चीजें महंगी हैं, लोग नहीं ले पा रहे, हमारा बिजनेस तो बंद हो जाना है। तो हमारा बिजनेस अगर बंद हो गया तो आपका एक कस्टमर हमारी शक्ल में खत्म हो जाना है। आपको क्या फायदा होगा, कुछ चंद पैसों की अगर हमें डिस्काउंट मिल जाए तो यार हमारा बिजनेस भी चलता रहेगा, आपका कस्टमर भी, हम आपका एक कस्टमर हमारी शक्ल में भी बच जाएगा। हाँ, उसे ये हरगिज ना बताएं कि हम प्रॉफिट नहीं कम करना चाह रहे। एक मेरे जैसे, जैसे कि मैंने मासूम सी शक्ल आपके सामने बनाई हुई है, आंखों में आंसू अगर आ जाए, थोड़े से अगर नीचे भी टपक पड़े, शायद फर्क पड़ जाए। क्या ख्याल आपका?
तो एक ये भी तरीका हो सकता है, डिस्काउंट मांगी जा सकती है। नहीं, यकीन आपको ये पसंद नहीं है तरीका कि आंसू क्यों आ जाए, अल्लाह माफ करे। हाँ जी बिल्कुल सही है, हसीब बिल्कुल ठहरा सही कह रहा है, मैंने गलत बात की है, हसीब कह रहा है आंसू तो सिर्फ रब के लिए है, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं असल में दुनिया परस्त आदमी हूँ, तो मैं जरा अपने दुनियावी मफादात की खातिर लोगों के सामने आंसू बहाना चाहता हूँ। तो यकीन मुझे लग रहा है कि आपको ये बात पसंद नहीं। हाँ, एक पॉजिटिव वे से जरूर निगोशिएट किया जा सकता है। क्या ख्याल है, पॉजिटिव वे से तो निगोशिएट किया जा सकता है सर? जी मैं डियर, नहीं खालिद जाने दे, मेरे साथ रह रहे कि फिर आपने गलत वर्ड यूज कर दिया, ब्लैकमेल द सप्लायर, हरगिज नहीं यार, अल्लाह रहम करे, उमैद ना करे यार, प्लीज मेरी तरफ ना आए। जी मैं डियर, मेरा ख्याल है मोहम्मद अतीक, हम शायद इस वक्त ट्रेड डिस्काउंट की शायद ज्यादा बात कर रहे हैं, ट्रेड डिस्काउंट। क्योंकि क्रेडिट पे जब आप चीजें खरीदते हैं फिर तो वो अर्ली पेमेंट पे जो डिस्काउंट होती है वो तो डिस्काउंट अलाउड होगी, तो वो तो निगोशिएशन डिस्काउंट, वो तो सॉरी अर्ली पेमेंट डिस्काउंट है। हम निगोशिएशन डिस्काउंट की शायद बात करें, बल्क डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, निगोशिएशन, हम चीज सस्ती करवाएं। वो तो देखिए 100 रुपया अगर देना है तो बाद में अगर देंगे तो वो तो पैसे तो देने पड़ने हैं, तो वो तो हाँ ये जरूर हो सकता है कि अगर और कुछ ना बात बने तो उस तरफ चले जाए, लेकिन यहाँ शायद बात निगोशिएशन ट्रेड डिस्काउंट की हो रही है। जी जी, अब आ जाए जरा, कुछ मटेरियल की बात हुई, और अब आ जाए कुछ जरा लेबर के एंगल से सोचते हैं बीच में जरा। जी, कैन लेबर सेविंग बी मेड विदाउट कंप्रोमाइजिंग क्वालिटी, फॉर एग्जांपल बाय यूजिंग लो स्किल्ड वर्कर्स? क्या मतलब, देख लें जो काम आप इस वक्त करवा रहे हैं वो शायद स्किल्ड वर्कर्स कर रहे हैं, शायद ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, सोच लें, और शायद स्किल्ड वर्कर्स की जगह अगर सेमी स्किल्ड या लो अनस्किल्ड लोगों से भी करवाएं शायद, तो शायद वो कम पैसे ले सकते हैं। अगर आपका आंसर है कि हाँ कर सकते हैं, तो फिर शायद आपको हाई स्किल्ड लोगों को रखने की ऐसा जरूरत नहीं है। मसलन फॉर एग्जांपल, आपकी कोई ऑडिट फर्म है, नहीं मैं हुज़ैफा प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें, मैं मेरी बात पूरी होने दो। फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई फर्म है और आपको कोई क्लाइंट ने कहा है कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दें, हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं है। तो एक तो ये हो सकता है कि आप कोई क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट रखें और अकॉर्डिंगली उसको पैसे दें, उसको खर्चे बर्दाश्त करें। लेकिन शायद वो कोई, फॉर एग्जाम्पल कंपनी कोई बहुत बड़ी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग सिंपल सी कंसर्न है, तो शायद कोई फाइनलिस्ट लड़का या इवन इंटर लड़का भी चल सकता है। लेकिन प्लीज वर्ड्स क्या है, विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी। आपको अगर लग रहा है कि क्वालिटी इफेक्ट हो जानी, फिर बात ही नहीं हो रही, फिर बात ही नहीं हो रही। अगर एफिशिएंसी का खतरा हो जाएगा फिर भी बात नहीं हो रही। अगर लग रहा है कि हाँ लोअर स्किल्ड या सेमी स्किल्ड लोग भी ये काम कर सकते हैं, तो शायद हमें उस तरफ चले जाना चाहिए। ठीक है हुजैफा, और अगर हमारा आंसर है नहीं, ये काम जो हम करा रहे हैं बड़ा स्पेशलाइज्ड है और ये उन लोगों के बस की बात नहीं होगी, तो फिर हम यकीनन हाई स्किल्ड लोगों से ही करवाएंगे, चाहे हमें पैसे ज्यादा देने पड़ जाएं, क्योंकि क्वालिटी कंप्रोमाइज करना किताबों में नहीं लिखा हुआ। ठीक है जी डियर, नंबर 4, कैन प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज, क्या प्रोडक्शन बढ़ाई जा सकती, कैसे? बाय इंप्रूविंग मोटिवेशन और बाय ट्रेनिंग। एम्प्लॉइज को मोटिवेट करें, देखें यार आप लोग मेहनत करेंगे तो हमें क्या फायदा है, आप लोगों की मेहनत की वजह से अगर बिजनेस बढ़ गया तो आप लोगों को ही फायदा है, खुदा ना खासा आपने मेहनत ना की, फैक्ट्री बंद हो जानी, आपका नुकसान हो जाना है। तो देख लें, आपकी फैक्ट्री है, आप मेहनत करेंगे तो फैक्ट्री चलेगी, जज्बाती करने की कोशिश करें, अगर ना आप लोगों ने मेहनत की ठीक है फैक्ट्री बंद हो जाएगी, अल्लाह का शुक्र हम कोई और फैक्ट्री लगा लेंगे। आप लोगों का नुकसान है, आप सोच लें, आपको पता नहीं खुदा ना खासा कोई और नौकरी मिले ना मिले, तो उन बेचारों को इस चक्कर में डाल दें, तो शायद वो मोटिवेट हो जाएं। और अगर इस तरह ना हो तो जरा ट्रेनिंग करवा दें, ट्रेनिंग से शायद मोटिवेट हो जाएं। जी, ट्रेनिंग कॉस्ट अगर आएगी तो वर्किंग करें मिस्टर उमैर, चेक करें कि क्या ट्रेनिंग कॉस्ट के इंकर करने से जो फायदा है वो ज्यादा है या खर्चा ज्यादा है, और अगर नेट करके फायदा ज्यादा है तब ट्रेनिंग करवाएं। ठीक है मिस्टर उमैर, सिर्फ उमैर, उमैर खालिद नहीं। जी ठीक है डियर, एम्प्लॉइज को इंसेंटिव दें, एक बोर्ड लगा दें, वो एम्प्लॉय जो परसेंटेज ऑफ लॉस रिड्यूस करेगा उसे फॉर एग्जांपल जाते जाते घर जाते जाते एक्स्ट्रा 500 मिलेगा या मंथली कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, वगैरह वगैरह वगैरह, ये पॉलिसी भी रखी जा सकती है।
जी ठीक है मेरे खाली साहब, अच्छी एफिशिएंट मशीनें लगा लें, एफिशिएंट मशीनें लगा लें, मशीनरी ऑटोमाइज कर लें, रादर देन लेबर इंटेंसिव मशीन इंसेंटिव पे चले जाएं। अगर लग रहा है कॉस्ट सेविंग वैसे हो सकती करें। ऑब्जेक्टिव क्या है कि किसी भी सूरत क्वालिटी कंप्रोमाइज ना हो और पैसे मिनिमाइज हो जाएं। जी उमर खालिद ने थोड़ा सा बीएम बीच में बीसीबीएस कुछ थोड़ी सी इन्वॉल्व की है, बात ठीक है। उन्होंने कहा जी इंप्लॉइज की आप पर्सनल नीड्स का ख्याल रखना शुरू कर दें, एम्प्लॉइज महसूस करेंगे कि हम उनके और वो हमारे हैं, और देयरफॉर वो ज्यादा मेहनत से काम करेंगे। बात बेटा बिल्कुल ठीक है, उमर खालिद अच्छा इंसान है सर। आप इस तरह करें, आप लोग सब लोग जरा उमर खालिद की बात सुनने के बाद अपने आप को एक एम्प्लॉय बन के सोचें, कि एम्प्लॉय बन के सोचें उमर खालिद की बात ठीक नहीं है। वैसे हजम नहीं हुई जो नहीं, आप अपने आप को मालिक समझ के बात कर रहे हैं इस वक्त। जी माय डियर नंबर 4, जी डियर नंबर 4, जी ठीक है सर जी, प्रमोशन करें, उनको महसूस कराएं कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन तरक्की कर रही है, मसलन फॉर एग्जांपल पहले इसका प्रॉफिट अगर 10 लाख था, 20 लाख हुआ, 50 लाख हुआ, इंप्लॉइज को भी महसूस हो कि हमारी सैलरी भी अकॉर्डिंगली बढ़ती जा रही है, हमारे भी डेजिग्नेशन अच्छे होते जा रहे हैं, हम भी स्किल्ड होते जा रहे हैं, हम भी साथ साथ तरक्की करते जा रहे हैं। अगर लोगों को ये महसूस होगा तो शायद लोगों की फिर प्रोडक्टिविटी भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी, वो भी दिल लगा के काम करेंगे। शायद खींच खींच के काम करवा तो लिया जाता है लेकिन वो बात बनती नहीं है। मोटिवेट करना बड़ी अच्छी बात है। देन बेटा एक बीच में आया, कैन प्रोडक्शन वॉल्यूम भी इंक्रीज टू अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल याद है, ब्रैकेट पढ़े जरा। फिर ये सोच लें कि क्या नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा सेल किए जा सकते हैं, बना के बेचे जा सकते हैं, उससे क्या होगा, पर यूनिट कॉस्ट कम होने से, टोटल कॉस्ट पर यूनिट कम होने से फिर अल्टीमेटली हम कम प्राइस पे भी बेच सकते हैं विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन द प्रॉफिट। ये बात क्लियर है या फर्दर एक्सप्लेन करूं? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। देन मेरा एक लास्ट पॉइंट है, कैन पार्ट असेंबल कंपोनेंट्स बी मेड। एक गाड़ी की एग्जांपल लें जिसमें कि शायद बातें टारगेट सर डिसीजन मेकिंग में भी हुई थी। फॉर एग्जांपल आप में कुछ चीजों की स्किल है, कुछ की नहीं है, तो आप ये सोच लें कि क्या जिन चीजों की स्किल नहीं है उनमें ऐसे ही हम टाइम वेस्ट करने के बजाय उन्हें बाहर से खरीद लें, ताकि क्वालिटी भी अच्छी मिल जाए, शायद सस्ते भी मिल जाए, तो ऐसे हम टाइम अपना उन चीजों पे लगा लें। आउटसोर्सिंग का सोच लें, जिन चीजों पे हमारी अपनी एक्सपर्टीज है वो खुद बना लें, जो नहीं बन पा रही वो बाहर से खरीद लें। लेकिन उसमें डेफिनेटली फिर ड्रॉबैक्स भी जहन में रखें, वो टाइम पे देगा या नहीं, शुरू में अच्छी क्वालिटी दिखा रहा है, बाद में कहीं खुदा ना खासा गलत क्वालिटी की चीजें ना दे दे, वगैरह वगैरह। ये फिर उसके अदर फैक्टर्स भी सोचने चाहिए। तो दीज आर सम ऑफ द वेज। जी बिल्कुल ठीक है, 4 एक्टिविटीज पे आप काम करें, और जो एक्टिविटीज आपकी कोर नहीं है, आपको सही नहीं आती, वो फिर किसी और से आउटसोर्स करवा लें, आइडल टाइम एलिमिनेट करें। सब कुछ बड़ा हो सकता है, लेकिन आई होप कि इन वर्ड लाइंस को पढ़ने के बाद थोड़ा सा आइडिया हो गया है कि क्वालिटी कंप्रोमाइज नहीं करनी है। जहां तक हो सके हमें कोशिश करनी है कि पॉजिटिव फैक्टर्स को यूज करके अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज किया जा सके। डन सर। देन माय डियर क्वेश्चन नंबर 2 तो बड़ा सिंपल सा एक है। आज मैं इस तरह करता हूँ, जरा जो रिमेनिंग टाइम है पहले मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूँ, क्योंकि शायद क्वेश्चन नंबर 2 तो फिर आप खुद भी कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 एक इंशाल्लाह कॉम्प्रिहेंसिव सा क्वेश्चन है। अब शुरू कर लें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जितना पढ़ सकेंगे वो ठीक है, बाकी फिर कल कर लेंगे। इसकी एक रिक्वायरमेंट होनी है, जरा एक पेज आगे शायद आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 की। ये रिक्वायरमेंट का जरा मीनिंग बताएंगे यार, जो बातें हुई है जरा इसका जेहन में रख के। क्या करना चाहता है, क्या क्या चाहता है एग्जामिनर, पता आपको है? जी तैयब ने बेहतरीन बात की है, शहबाज ने भी बात तकरीबन ठीक है, थोड़ा सा और अच्छा वर्ड अगर हो जाए। जी बेटा उमेर वो तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इस टॉपिक से रेलिवेंट अगर कोई वर्ड निकाला जा सके। जी मावी आपकी बात ठीक है, जहाब की बात भी ठीक है, आ, जी वो भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इस टॉपिक के हवाले से अगर कोई वर्ड बीच में बोला जा सके। जी साद ने ठीक बात की है। नहीं बेटा राय मुताबिक थोड़ा सा गलत तरफ है, सोहेल ठीक कह रहा है। जी सर जी वो कॉस्ट गैप ब्रिज करने की बात कर रहा है मेरा ख्याल है।
डिटरमिन द डिस्काउंट, वो आपसे चाहता ये है कि आप वो अमाउंट बताएं जिस अमाउंट की डिस्काउंट लेने से हम इस काबिल हो जाएंगे कि टारगेट ग्रॉस प्रॉफिट अचीव हो सके। कॉस्ट गैप रिड्यूस करने की डिस्काउंट मांग रहा है। इन अदर वर्ड्स, अगर हमने कॉस्ट गैप निकाल लिया, फॉर एग्जाम्पल 15 रुपए वो कॉस्ट गैप आता है, तो दैट 15 रुपए विल बी द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट दैट HL शुड ट्राई टू ऑब्टेन टू अचीव द टारगेट ग्रॉस प्रॉफिट। बात ठीक है हमारी? हमें कॉस्ट गैप निकालना है और उस कॉस्ट गैप के मुताबिक फिर हमने डिस्काउंट लेनी है। कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े, आगे बढ़े, मैं इस क्वेश्चन की तरफ आए। हाईटेक लिमिटेड assembles and sells various components of heavy construction equipment. HL is working on a proposal of assembling a new component EXV99. Based on a study of the product and the market survey, the following information has been worked out. Projected lifetime sale of the component is 5 lakh units. Projected lifetime sale of the component. क्या मतलब इस 5 लाख का बताएंगे जरा? क्या अंडरस्टैंडिंग है 5 लाख से? क्या समझ आता है? क्या है 5 लाख यूनिट्स? क्या है ये टोटल सेल है? कब तक की? नहीं सर, ये टारगेट सेल तो मेरा ख्याल मुनासिब वर्ड नहीं इसके लिए। एक लाइफ टाइम सेल है सर, मतलब जो भी इस प्रोडक्ट के हम यूनिट्स बेच सकेंगे वो 5 लाख है। नहीं, हर साल इतने यूनिट सेल नहीं होंगे सर, अतीक साहब ना करें, हर साल नहीं है, लाइफ टाइम सेल है। जब तक इस प्रोडक्ट की लाइफ है 5 लाख यूनिट्स बेच लेंगे। ठीक है मेरी वर्ड, मेरे वर्ड, हम इस प्रोडक्ट के 5 लाख यूनिट बेच सकते हैं इसकी पूरी लाइफ में। देखिए हर प्रोडक्ट की एक लाइफ होती है, हर मोबाइल की एक लाइफ है, फिर नया मॉडल आ जाता है। प्रोजेक्टेड लाइफ टाइम सेल, हर गाड़ी की एक लाइफ है, फिर नया मॉडल आ जाएगा। ये उस एंगल से प्रोजेक्टेड लाइफ टाइम सेल, हम इस प्रोडक्ट के 5 लाख यूनिट्स इसकी पूरी लाइफ में इस साइकिल में बेच सकते हैं, मैक्सिमम आउटपुट है। नेक्स्ट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, टारगेट ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज। अभी थोड़ी देर पहले एक बात हुई है, बताएं मार्कअप है या मार्जिन है? मार्कअप मार्जिन? जी सुहेल साहब बताया तो नहीं है, वैसे साहब बताया तो नहीं है, लेकिन अभी फाइनल हुआ है, बताया तो नहीं है। ये बात आपकी ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल है या ऑन कॉस्ट है? तो पैसे साहब अगर बताया ना हो तो फिर प्लीज प्लीज मार्जिन है। ठीक है फैसल? अली गलत है, ना करे यार, खुदा के लिए ऐसे ना करे यार। अगर इस तरह दे ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज 40% ऑन कॉस्ट, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट पे भी हो सकता है, परसेंटेज कॉस्ट पे भी हो सकती है। अली बस करो, नहीं पता तो मार्जिन है। डन सर? ठीक है, बाकी लोगों तो सही बताया था, फैसल साहब बीच में, फैसल और सुहेल, मेरा ख्याल फाइनल है। आगे चले सर, अब यहां से अगर हम चाहें तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट की बेस पे टारगेट कॉस्ट आ सकती है। मेरा ख्याल आ सकती है। डिवाइड बाय हिम्मत 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 100 × 60। सोचे,
ठीक है सर, 6600। चले आगे चले। इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज एज फॉलोस। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 6600 तो होना चाहिए। अब प्रोडक्शन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। नंबर 1, 1 यूनिट ऑफ EXW99 विल रिक्वायर, अब सर ये वर्ड्स ना गलत कीजिएगा यार, 3 तरह के पार्ट्स लगने, पार्ट नंबर XX, YY, ZZ, नेट क्वांटिटी। एक यूनिट को बनाने में एक यूनिट, अब इस तरह की भी मिस्टेक ना कीजिएगा यार, एक दो दफा कर चुके हैं ये बातें। एक यूनिट को बनाने में XX का 1 यूनिट लगेगा, एक यूनिट को बनाने में YY का 1.5 kgs लगेगा, ZZ का 1 यूनिट लगेगा। क्लियर है ये बात? ये कोई ऐसी बात तो नहीं जो मैं फर्दर एक्सप्लेन करूं? और उसके बाद कॉस्ट पर यूनिट पर केजी, जहां यूनिट है वहां पर यूनिट प्राइस है, जहां केजी है वहां पर केजी रेट है। डन, स्लैश पर केजी। आगे, द above parts would be imported in a lot, इकट्ठे, for a production of 1000 units of EXV99. Custom duty and other import charges would be 15% of cost. रॉ मटेरियल कॉस्ट में ऐड करेंगे सर ये कस्टम ड्यूटी एंड इंपोर्ट चार्जेस, 15% ऑफ कॉस्ट। अच्छा मेरी डियर, प्रॉब्लम फिर वही है, 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस। मुझे बताएंगे 100 क्या है? कॉस्ट इज 100, सिंपल। अच्छा 15 क्या है? इंपोर्ट ड्यूटीज 15, इंपोर्ट ड्यूटीज 15। तो मुझे बता सकते हैं कॉस्ट इंक्लूसिव ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी कितनी होगी? 115, सिंपल इज दैट। यकीनन आपके ज़हन में सवाल आना चाहिए कि ये मैंने इतनी आसान सी बात क्यों पूछी है, लेकिन प्लीज ये बात है आसान, लेकिन प्लीज आई होप कि सबको पता है। कॉस्ट अगर 100 है, विदाउट मतलब परचेज प्राइस अगर 100 है, परचेज कॉस्ट अगर 100 है, तो इंपोर्ट ड्यूटी मिला के हमारी फिर फाइनल परचेज प्राइस इंक्लूसिव ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी फिर 1115 हो जाएगी। बात डन है? बात डन है सर? ठीक, ये कितना निकल गया यार? On average, next line, on average, assembly of 1 unit of EXV99 would require 1.8 per skilled labor hour, equal आपसे कुछ वर्किंग्स करवानी मैंने, at rupees 200 per hour. The production would be carried out in a single shift of 8 hours. चलें, इसको फिर मेरा ख्याल टाइम नहीं है, कल पढ़ेंगे। आप लोग घर के लिए कैंडी 2 चीजें ज़हन में रखिएगा। 2 चीजें कौन कौन सी? एक अकाउंटिंग एंट्रीज जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग वाले चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 2 और बजटिंग में क्वेश्चन नंबर 8। अगर आपको महसूस हो किसी साहब के पास अगर टाइम हो इसके बाद, तो मेरी रिक्वेस्ट फिर ये होगी कि इन दिनों में अगर आप ब्रेक इवन की तरफ जा सकें, और ब्रेक इवन में भी जाके वो जो मल्टाई प्रोडक्ट ब्रेक इवन खासतौर पे था, वो मेरा ख्याल काफी पुराना हो गया जरा। तो अगर किसी को टाइम मिले, कोई रिवीजन करना चाहे, बाकी आपकी चॉइस है डेफिनेटली आप कौन कौन सी चीज रिवाइज करना चाहे, तो ब्रेक इवन में जाके, अगर मेरे ख्याल में काफी पुराना हो गया इसकी मैं जरा उसमें अचानक मेरे ज़हन में आ जाए, तो ये मल्टाई प्रोडक्ट एनालिसिस की एक डिस्कशन थी, तो इसके जरा अगर रिवीजन हो सके। मेरा ख्याल है मुजफ्फर साहब अंडरटेकिंग में आप लोग अपने अपने हालात देख के, मेरा नहीं ख्याल कि अगर आपके पास आईटी फैसिलिटी सही नहीं है तो फिर आप ऐसे ही ऑप्ट करें, फिर आप कैरी फॉरवर्ड को ऑप्ट कर लें। देख लें, मेरा ख्याल अब ये पर्सनली आप लोग डिसीजन लें, क्योंकि कुछ हजरात शायद इवन अगर आप ये शहरी इलाकों में भी रह रहे हैं तब भी यहाँ पता नहीं नेट की वो सारी फैसिलिटीज आपको वो तो पता चल ही गया हुआ है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो तो आपने पढ़ ली होंगी। तो देख लें, मेरा ख्याल है कि रिस्क है अगर आप नहीं समझते कि आपके पास वो सारी अवेलेबल फैसिलिटीज हो जाएंगी, तो रादर देन दैट मेरा ख्याल है जी, मेरा ख्याल है चांस तो यही है कि फिजिकली इंशाल्लाह पेपर हो जाएंगे, लेकिन अगर ना हो तो हम उस सिनेरियो में डिस्कस कर रहे हैं, तो टाइपिंग भी बहुत ज्यादा हो जाएगी।
मेरा ख्याल है फिर बेहतर यही रहेगा कि आप बहरहाल डिपेंडिंग अपॉन योर ओन सर्कमस्टांसेस आप फिर ऑप्ट कर लें इसका फीस को कैरी फॉरवर्ड करने का। लेकिन जो लोग समझते हैं कि वो रिस्क लेना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली मेरा ख्याल है मुश्किल तो हो जाएगा अगर ये आईटी मतलब ये ऑनलाइन पेपर हो गया, अकाउंटिंग का पेपर बड़ा टफ हो जाएगा सॉल्व करना, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस भी उस तरह से नहीं है, फिर पता नहीं कितना टाइम मिलता है, पता नहीं वो एमसीक्यूज होंगे या नहीं होंगे। ये फैक्टर सारे अपनी जगह हैं, तो अपने अपने सर्कमस्टांसिस के मुताबिक बेटा डिसीजन लेना है, लेकिन बहरहाल टाइम भी इंपॉर्टेंट है, ये कहना कि देख लें सर। जी डेफिनेटली वो सितंबर में ही मेरा ख्याल होगा जी। टाइपिंग का भी इशू है, सही कह रहे हैं आप। जी सीप साहब बात आपकी ठीक है स्कूल, लेकिन बहरहाल मेरा नहीं ख्याल आई कैप ने फाइनल के पेपर्स ले लिए थे दिसंबर में फिजिकली, तो प्रोफेशनल बॉडीज को इतना इशू है नहीं, लेकिन यू नेवर नो व्हाट विल हैपन, इसमें प्रिडिक्ट ही किया जा सकता है। और होमवर्क सर जी वही है मिस्टर भाभी, क्वेश्चन नंबर 2 है जॉब आउट कॉस्टिंग में, और बजटिंग में क्वेश्चन नंबर 8 मैंने दी है नोबल के नाम से। ठीक है सर जी, डन है। तो आज प्लीज जरूर टाइम दीजिएगा आप लोग, कोशिश करें साथ साथ चीजें मैक्सिमम रिजॉल्व होती हैं। अल्लाह हाफिज।